आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 76 मिनट का भाषण दिया। 76 मिनट में लॉन्ग टर्म एक प्लान लॉन्च किया। मोदी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने कैश पेमेंट की जगह जेनजी में इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है और लाल किले से देश के यूथ को आज एक सीधा मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को गारंटी दी। उन्होंने कहा कि देश का यूथ सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युवाओं के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूथ के साथ ही देश को आगे बढ़ना है। युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है और योगदान होगा। विकसित भारत में सबसे बड़ी लाभार्थी बनेगी। लाल किले से मोदी ने जेन-ज़ी और जेन अल्फा के लिए बड़ा ऐलान किया। एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। छात्रों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम होगा। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए। संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है और देश के नौजवानों को नई ताकत दी है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। राहुल गांधी की नेगेटिव पॉलिटिक्स से लड़ने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉजिटिव पॉलिटिक्स ही करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दोस्तों और दुश्मनों की पहचान भी बता दी। अब मित्रों से मित्रता और दिमागी नक्सल से दुश्मनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल आज एक शब्द दिया और उन पर बड़ा हमला भी बोला। उन्होंने कहा हथियारी नक्सल तो चले गए लेकिन दिमागी नक्सल अभी मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन्हें युवाओं को भटकाने से बचाना होगा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लाल किले से मोदी ने आज माई कार्ड का असली मतलब भी बताया। मोदी ने माई में वाई का मतलब यूथ और एम का मतलब महिला।
युवा की तरफ मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को चेतावनी भी दी। मोदी ने कहा, महिला आरक्षण समय की मांग है, विपक्ष को इस पर राजनीति न करने की नसीहत दी और कहा कि विपक्ष जल्द से जल्द महिला आरक्षण लागू करने में सहयोग दे और यश प्राप्त करे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। अश्विन जी कहना है कि प्रधानमंत्री जिन राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं उनमें सबसे बड़े दल के नेता तो वहां थे ही नहीं। मतलब अगर सामने भी अपील सुनते तो भी कोई बात थी, राहुल गांधी तो आज वहां आए नहीं, ये बात भी होनी चाहिए। ये एक बार फिर 15 अगस्त के मौके पर राहुल गांधी नहीं, वो लेक्चर नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुनिए। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, एक सेटबैक स्पेशल सेशन में लगा, फिर ये जंतर मंतर का, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने समर्थकों को एक तरह से मैसेज दे रहे थे कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं और आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो अधीर मत होइए। ये एक तरह का मैसेज है कि देश के बारे में सोचिए। मैं 2047 की बात कर रहा हूं, आप जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, तो इस माइंडसेट से निकलिए, दूर की सोचिए, भविष्य की सोचिए, वर्तमान के बारे में भी सोचिए, उसको भी सुधारना चाहिए। अर्बन नक्सल उसी का परिणाम है जो आज उन्होंने कहा, अर्बन दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल। तो बात यह है कि वो मानसिकता बदलने की जरूरत है, वो मानसिकता बदलने की जरूरत है, अपने को पहचानने की जरूरत है, अपनी संस्कृति को पहचानने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये जो कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर का, वो उनके खासतौर से समर्थकों और उससे ज़्यादा उनकी पार्टी के वर्कर्स के लिए है कि प्रधानमंत्री बैकफुट पे नहीं है। जो इन घटनाओं के बाद लग रहा था कि बीजेपी सरकार बैकफुट पे आ गई है और बड़ी मुश्किल में आ गई है, सत्र खत्म हुआ, कांग्रेस ने जीत की घोषणा कर दी कि ये 5 पॉइंट है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि इस सब के चक्कर में मत पड़िए, हम जो करना चाहते हैं वो करके रहे। ना लक्ष्य बदला है ना रास्ता बदला है, उसी रास्ते पर है। समझते हैं? हाँ, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर कह रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी जो मैसेज था, और वो लार्जली मैसेज अपने सपोर्ट बेस के लिए था कि सीटें कम हुई होंगी लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, जो हमारा विजन है, जो हमारा लक्ष्य है, हम उसी पे कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने यही मैसेज दिया है कि जो हमारा विजन, लक्ष्य, जो मैंने खास करके, क्योंकि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, ये उनका विजन है, उसी के पथ पर हम काम कर रहे हैं और उसका रोड मैप जो है वो उन्होंने आज बताया है। जो एलओपी की बात आप कर रहे थे, तो मैं देख रहा था प्रोटोकॉल में 7th नंबर पर है एलओपी किसी भी फंक्शन में, बट इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर एंड इक्वल टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑल्सो, करेक्ट। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जहां बैठे हैं वो तो वहीं बैठ सकते हैं, मतलब क्योंकि प्रोटोकॉल में ही 7वें नंबर पर है। चीफ जस्टिस और स्पीकर से नीचे आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स और एलओपी, और इस तरह से नहीं आना कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि कटुता हो गई है अब, लेकिन राहुल गांधी के अंदर ये कटुता है।
क्योंकि गांधी परिवार के ऊपर और उनको लेकर जिस तरीके के बीजेपी के चाहे नेता हो, प्रवक्ता हो, जैसा टारगेट देवेंद्र करते आए हैं, तो उनके अंदर कटुता, मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर भी वही कटुता, वो भी मुझे इस प्रीमाइसेस में नहीं दिखाई दिए। अब मेरा यही, अगर राहुल जी जो डिसीजन ले लें, खड़गे जी में अब हिम्मत तो नहीं हो सकती ना कि उस डिसीजन से आप अलग जाएं या कुछ अलग करने की कोशिश करें। जो कुछ भी हो, तो राहुल गांधी अगर डिसाइड कर लिया कि उनको नहीं जाना है तो नहीं जाना, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोई और नहीं जाएगा तो और नहीं जाएगा। जैसे स्पीकर टी पार्टी में भी हमने वही देखा था कि ये राहुल गांधी का डिसीजन था कि कोई नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी पोजीशनिंग क्लियर कर रखी है कि अब हमको हेड ऑन ही रखना है, और वो हेड ऑन पॉलिटिकली सिर्फ नहीं रखना है, बल्कि वो सारी चीज़ें जो कि राजनीतिक शिष्टाचार के तहत भी जो की जाती रही हैं उस पर भी हमको हेड ऑन करना है। अभी आपने देखा होगा कि जब शरद पवार जी के यहाँ सुप्रिया सुले जी के वाले फंक्शन में जब पीएम गए थे, तो पीएम तो वहाँ पे चाहे खड़गे जी हों, प्रियंका गांधी, उन लोगों के साथ बहुत सहजता से ही मिले थे। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, चाहे वो जितनी भी तीखी हो, लेकिन जो काम राजनीतिक शिष्टाचार के तहत या संवैधानिक मर्यादा के तहत आपको करना है वो करें। वो करते राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट में इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद अगर आज इस कार्यक्रम में वो रहते, क्योंकि ये देश का कार्यक्रम है, वहाँ पे जा सकते थे। तमाम फॉरेन डिग्नेटरीज भी आते हैं वहाँ पे। आप कैसे वहाँ पे नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे? और आप नहीं जा रहे हैं, बार बार नहीं जा रहे, पिछले साल भी नहीं गए थे, और आपका कोई प्रतिनिधि भी नहीं जा रहा है। कम से कम खड़गे जी ही चले गए होते। तो वो तो दिखा रहा है कि राहुल गांधी की लाइन कैसी है। जो आपने एक भेद किया ना, ये बड़ा जरूरी है देवेंद्र, कि आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में किसी के साथ संबंध रखने में, किसी के लिए कैसे बात करनी है, उसको मैं आदर रखूं या ना रखूं, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करूं तो करूं, ठीक है, मेरा मन है, मैं कर रहा हूं, आप स्वतंत्र करने के लिए, वो करते भी हैं। लेकिन आपके मैनरिज्म्स या किसी के साथ आपका बर्ताव, आपका चयन हो सकता है, परंपराएं जहां पर आ जाएं, जहां मर्यादाएं आ जाएं, उसमें आपकी मनमर्जी हर बार चलना ठीक नहीं है। इसका मतलब आप अपने आप को उनसे ऊपर मानते हैं। 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ तो हुआ, मैंने, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाता, मुझे कुर्सी अच्छी नहीं देते हैं लोग बैठने के लिए। तो वहां परंपरा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी ना, आपने वो प्राथमिकता नहीं दी उसको। देखिए, ये एक जो संसदीय परंपरा होती है और एक जो संवैधानिक मर्यादा है, इन दोनों का ख्याल नहीं रखा गया है। जो अभी देवेंद्र जी ने कहा कि स्पीकर की चाय पार्टी है, वो एक परंपरा के तहत है। और एक ऐसी संसदीय परंपरा है जिसका मकसद ही ये है कि संसद सत्र के दौरान जो कटुता बनती है, जो झगड़े होते हैं इश्यूज को लेकर के, विचार विमर्श को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के, वो सारी कटुता अब यहाँ आकर के स्पीकर के चेंबर में भुला दी जाएगी। इसके बाद आप लोग जाइए अपना अपना काम करिए। इस कटुता को लेकर के आप घर नहीं जाइए। राजनीति की कटुता हमेशा 24 घंटे नहीं रहनी चाहिए। इशू बेस्ड अगर आपकी कटुता है, निजी तौर पर भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए स्पीकर की चाय पार्टी होती है। तो राहुल गांधी उसका भी बहिष्कार कर रहे हैं। उस एक जो परंपरा है, संसदीय परंपरा, ये संवैधानिक मर्यादा है। इसलिए हमने पहले कहा कि उनको जाना चाहिए, जिस सीट पर बैठाया जाए उस सीट पर बैठिए। और अगर प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए कोई बात कहते हैं, उस पर आप ताली भी बजा रहे, तो इसका यह मतलब जरूरी नहीं कि आप उनसे सहमत ही हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाने के लिए एक परंपरा के तहत आपको करनी होती है। आप आए नेता प्रतिपक्ष के नाते आपकी एक जवाबदेही बनती है कि इस संवैधानिक मर्यादा का पालन कर, एक संवैधानिक समारोह हो रहा है, वहां आपकी उपस्थिति रहे। और आप एक मर्यादा के साथ साथ आप अपने समर्थकों को भी, अपनी पार्टी के लोगों को भी एक मैसेज देंगे। लेकिन चूंकि समस्या यह है कि उनको जिस तरह से तमाम इंस्टीट्यूशंस को डिमीन करना है, डिस्क्रेडिट करना है, उसी तरह से संवैधानिक मर्यादाओं के तहत होने वाले जो कार्यक्रम है उनको भी डिस्क्रेडिट करना है, उनको भी डिमीन करना है। उस समय कही गई बातों को भी नीचा दिखाना है, उस समय कही गई बातों को भी डिस्क्रेडिट करना है। तो अगर आप पहुंच गए, वहां शामिल हो गए, आप कहीं मुस्कुरा दिए, किसी बात पर आपने नोट कर दिया, सिर हिला दिया, तो पता नहीं क्या मैसेज हो जाएगा। तो ये एक जो इतनी दूरी तक वो खींच करके ले गए हैं चीजों को, अब लग नहीं रहा है कि वो इससे पीछे हटेंगे। देखिए, राजनीतिक दलों में, नेताओं में विरोध जो होता है आपस में, ये कोई मतलब कोई नई बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रहित की जब बात आती है तो वो चीजें भूल जाती हैं। रिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी बदलनी थी। मनमोहन सिंह ने जाके उनसे कहा कि अगर हम ये करेंगे तो हमारी ही पार्टी के लोग खिलाफ हो जाएंगे, कैबिनेट पे कैसे पास कराएंगे? सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखेगी, सबको अपना वोट दिखेगा। तो ये पॉलिटिकल समस्या है। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि ठीक है आप जाइए। मंत्रालय चले गए। 10 मिनट बाद एक आदमी आया लिफाफा लेके कि प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है। उन्होंने लिफाफा खोला, मनमोहन सिंह ने, उसमें एक शब्द लिखा था, डन। उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, ये वहाँ से यहाँ आने तक में ऐसा क्या हो गया। फिर लौट के गए प्राइम मिनिस्टर के पास कि क्या हो गया। उन्होंने कहा आपके जाने के बाद मैंने अटल जी को फ़ोन किया, ये समस्या है
ये राष्ट्रीय हित में है जो काम हो रहा है। अटल जी ने कहा कि बीजेपी इसका विरोध नहीं करेगी, सेटल हो गया मामला। लिबरलाइजेशन का। हाँ, नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि सब सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि एलओपी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? नो, नहीं No, अच्छा, it is created by act of parliament. तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो एलओपी पद है, संवैधानिक हो या नहीं, क्या वैधानिक पद है, क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में नहीं है कि भाई उसको 15 अगस्त और 26 जनवरी को अटेंड करना है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। सर ड्यूटी तो नहीं हो सकती, परंपरा ज्यादा परंपरा ही है, हाँ, ड्यूटी नहीं है ये, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बाधा नहीं है, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है उसका, ये परंपरा से है कि उसको जाना चाहिए है वो। और जो कहा अभी प्रदीप जी ने ना कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय एक उस चेंज को सपोर्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी नहीं उसके खिलाफ बाहर। आप लड़िए, पॉलिटिकल पोस्चरिंग अलग होती है, आप पॉलिटिकल पोस्चरिंग करिए, आप उस मुद्दे का विरोध करिए जनता के बीच जाकर के, लेकिन अगर वो काम हो रहा है तो उस काम को होने दीजिए। जैसे इस तरह के कई काम है, जैसे महिला आरक्षण है, परिसीमन है, या इस तरह के कई काम है, आप जाकर के पब्लिक में लड़ सकते हैं, इस बात को पॉलिटिकल मुद्दा बना सकते हैं, राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको स्टॉल कर दें, रोक दें, वो काम ही नहीं होने दें। तो ये स्थिति आज हो गई है कि काम नहीं होने देंगे। ये चीजें पहले नहीं थी, पहले राजनीतिक विरोध था, प्रतिद्वंदिता थी, लोग आपस में लड़ते थे एक दूसरे के खिलाफ। महिला आरक्षण को भी चाहे वो एक सेकंड वो चाहे तो इसको भी रिफ्रेश कर सकते हैं। वो देश से ये कहें कि वो जो कह भी रहे हैं कि हमको इन पर भरोसा नहीं है कि ये डिलिमिटेशन ठीक से करेंगे, आरक्षण हम भी देना चाहते हैं, सीटें बढ़ाना भी अनिवार्यता बढ़ानी पड़ेगी, कभी ना कभी तो बढ़ेंगी। तो आप राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि हम ये देश से कहते हैं आप इसका फैसला 29 में आप लोग कीजिए, 29 का इलेक्शन इस पे लड़िए, लड़ जाइए, सरकार इस पे लड़े और तय करें। जनता अगर चाहेगी कि आप ये काम करें तो राजनीतिक कहने की बात है। आप लोग राहुल जी से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ? किससे करना ही पड़ेगा। जो अब पता नहीं क्या संवैधानिक मर्यादा, परंपरा, उसका हक और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग। जो व्यक्ति नेता विपक्ष होते हुए लोकसभा में गृह मंत्री के लिए कहा कि आई एम नॉट इन ए मूड टू हियर हिज लेक्चर, जो लेक्चर कहे मतलब गृह मंत्री के जवाब देने को या चर्चा में शामिल होने के, कोट एंड कोट वो कह रहे वी डोंट केयर व्हाट ही सेज। आप लोग उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि 76 मिनट का भाषण बैठ के सुनेंगे, तो अजीब, मतलब ये तो थोड़ी ज्यादती है। भाषण तो सुना ही होगा ना सर, कहीं भी होंगे सुना होगा। क्या पता सुना नहीं सुना, उनके दूसरे लोग सुनते होंगे ना, उनके बदले में दूसरे लोगों ने सुना होगा। ये समस्या राहुल गांधी की नहीं, ये सब सुनने वाले लोगों की समस्या है, जो समझते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा ही सत्ता में होने। अब आप सही जगह पे आ रहे हैं कि मेरा वचन ही शासन है, मैंने जो कह दिया वही शासन है। और उनकी छवि के साथ बड़ी समस्या का जो ये डायलॉग है वो वही इस भारतीय राजनीति में फिल्म से सर यही तो नहीं है फिल्मों का सर, यही तो दिमागी नक्सल नहीं है। नहीं, उसमें एक बड़ी समस्या ये है मीनाक्षी, आप देखें कि ऐसा नहीं है कि इस सरकार के प्रति ही वो डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। अगर अपनी सरकार में भी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के फैसले को पब्लिकली आकर अगर आप डिमीन कर रहे हो, वो तो दिख रहा है ना कि आपको इन सब चीजों की परवाह नहीं है। उसमें बड़ा काम ये करना था कि अगर आपको इन सारी चीजों को नहीं फॉलो करना है तो आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहिए था, आपकी पार्टी में किसी और को बनवा दो। क्योंकि मसला सिर्फ अधिकार का नहीं होता है ना, कर्तव्य का भी होता है कि अगर आपको नेता प्रतिपक्ष इस लिहाज से बनना है कि आपको वो राइट्स चाहिए, लेकिन उस ड्यूटी के साथ साथ जो आती है उसको आपको फॉलो नहीं करना है। मान लीजिए गौरव गोगोई हैं, उपनेता, उनको बना दिए होते कि चलो मैं ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करता, वो आर्टिकुलेट बोलते हैं, हाँ उनको बना दे रहे हैं, वो अपना करते रहेंगे, मैं अपने दूरी रखूंगा। वो भी नहीं करने आपको, नेता प्रतिपक्ष आप बन गए, लेकिन साथ ही साथ अगर ड्यूटी एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो आपको करना नहीं। मुझे फिल्म का डायलॉग याद आ गया, एक छोटी सी बात इसमें, वो जैसे आपने कहा ना मेरा वचन ही है मेरा शासन, फिर जो अमिताभ बच्चन कहते हैं परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन की उम्मीद राहुल गांधी से की जा रही है यहाँ पर। मैं बहुत उसी पर एतराज है इनका। बट राहुल गांधी की बात नहीं है ना मैम, राहुल गांधी व्यक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पार्टी ना, उस पार्टी का तो हिस्ट्री है ना, पार्टी नहीं सर, एलओपी ऑफ द नेशन है वो, राष्ट्र 137 इयर्स की पार्टी में है ना। अच्छी डिस्कशन में कल सुन रही थी कि वो शैडो प्राइम मिनिस्टर है, होता है वो जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जो हमने अपनाया है उसमें लीडर अपोजिशन को शैडो माना जाता है, शैडो प्राइम मिनिस्टर, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। ये जो बात कही नहीं जाती थी पहली बार, इसी को अडवाणी जी ने कही थी 2009 में, इसी को लेटर एंड स्पिरिट में ले लिया उन्होंने। नहीं, राहुल जी ने इसी को लेटर, अभी जो बात हो रही है पीएम ही है, मतलब शैडो मतलब पीएम ही है। जब तक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कांग्रेस को नहीं मिला तब तक राहुल जी ने वो दर्जा नहीं लिया था।
तब तक नेता नहीं बने थे कांग्रेस विधायक कांग्रेस संसदीय दल के। पहले 2 चुनाव में 14 में 44 सीटें मिली तो उन्होंने बनवा दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को। फिर और दूसरी बार जब 52 सीटें मिली तो उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को बनवाया। जब तक एलओपी का दर्जा नहीं मिला तब तक राहुल गांधी बने नहीं कांग्रेस संसदीय दल के नेता। तो जब एलओपी का दर्जा मिल गया, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई, तभी वो एलओपी बने कि हम जब तक कम से कम एलओपी तो बने। ये क्या बिना किसी उसके संवैधानिक ये 2009 में चाहते तो पीएम भी बन सकते थे सर, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ठीक बात कर रहे हैं राहुल जी को लेके जो आप बात कह रहे थे देवेंद्र जी, रेबल दिखना है उनको सर। आज का जो यूथ है, ये अलग बात है कि 4 साल में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, लेकिन वो यूथ रेबल दिखना चाहते हैं कि मैं कुछ भी मतलब परंपराओं को छिन्न भिन्न कर सकता हूं। जैसा मैंने कहा ना कि जो युवा होता है उनको ढा देने लगता है कि सब ढा दो, फिर नव सृजन करेंगे। लेकिन नव सृजन का कोई ब्लूप्रिंट हो ना हो, ढा जरूर देंगे। और लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मूल्यों को राहुल गांधी उसी ढाने के क्रम में लगे। बेकार में हमारे बाबा बेचारा बुलडोजर को लेके बदनाम है, बिना बुलडोजर के ये सारी परंपराओं को ढाए दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल जी के बारे में चर्चा करके आप जितनी अपेक्षाएं जताएंगे वो अपेक्षाएं किसी बिंदु पर आके शून्य हो जाएंगी, क्योंकि वो अपना रास्ता स्वयं बनाने के लिए मतलब राजनीति में आए हैं सर। वो कह रहे हैं कि मैं रास्ता बनाऊंगा, मैं दूसरे के रास्ते पे नहीं चलूंगा। ये मर्यादा परंपरा ये सब 3000 साल पुरानी बात है। व्हाट इज दिस, कम ऑन ब्रो। तो आप इस तरह से जब आप देश की राजनीति को ले जाएंगे, फिर तो मतलब मान ले कभी वो प्रधानमंत्री बन जाए कभी, हाँ तो लाल किले पे झंडा नहीं डिसाइड करें कि अब 15 अगस्त को लाल किले से ही क्यों भाषण दें, वो राष्ट्र के नाम क्या जरूरी है, या तिरंगा फहराना ही क्यों है? ठीक है ना, क्या बात कर रहे हैं ये, लेकिन ये तो ज्यादा हो गया। मूड के हिसाब से अगर होगा तो अगर एक कुछ भी असंभव नहीं है राहुल गांधी के बारे में। नहीं, आप कुछ भी कल्पना मुझे कर लगता है सकते कि जिस प्रकार से वो संसदीय मर्यादा और राहुल गांधी जी की लाइव तस्वीरें आ गई हैं, अभी हम लोग बात झंडा फहरा रहे होंगे ना इंदिरा भवन और खड़गे साहब दोनों इसमें दिखाई देंगे मेरे ख्याल से। इंदिरा भवन में झंडा फहरा रहे। अगर इंदिरा भवन में कांग्रेस के मुख्यालय में सोनिया गांधी भी है, अगर इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष झंडा फहराना नहीं भूल सकता 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो लाल किले पे जाना वो भी टी-शर्ट में भाई साहब। ये कैसे, ये चुनाव कैसे है आपके बीच में कि मैं कांग्रेस मुख्यालय में तो जरूर जाऊंगा, चाहे मैं, क्योंकि वो मेरी संपत्ति है, उसका मालिक मैं हूं, वहां मैं मालिक नहीं हूं। ये जो एंटाइटलमेंट का कीड़ा घुसा हुआ है ना दिमाग में, जो निकल नहीं रहा है कि भाई अब वो समय चला गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि वो समय चला गया। उनको लगता है कि ये जबरदस्ती बेईमानी से आके बैठ गए हैं, यहां तो मुझे बैठना चाहिए था, तभी तो वोट चोरी कहते हैं वो। बिल्कुल एक पैरेलल इकोसिस्टम या स्ट्रक्चर का भी संकेत देना चाहते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, अमिताभ जी, लेकिन नंबर उसका 2 पार्टी मुकाबला अपना राष्ट्रीय काम कर प्रतीकों से नहीं हो सकता, नहीं हो राष्ट्रीय सकता, परंपराओं से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बात तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन कि जब नहीं बात होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई से आगे बढ़कर प्रतिशोध की हो जाए, वो दुश्मनी निजी हो जाए, तो फिर यही तस्वीर होती है। ये दुश्मनी तो निजी है ना सर, निजी होती बिल्कुल जा रही है, निजी है से भी ज्यादा है। फिर मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी, पुपुल जयकर ने लिखा है कि इंदिरा गांधी के मन में ये बात थी कि गांधी परिवार को डिवाइन राइट है इस देश पर राज करने का, वो दिमाग में बात बैठी हुई। और दादी से बहुत चीजें सीखे हैं, बहुत चीजें सीखे हैं, तो इसलिए जो है ये जाने वाला नहीं है। ये जब तक जो है पार्टी को खत्म नहीं कर लेंगे, और पार्टी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। 140 साल पुरानी पार्टी है, पूरे देश में है, जिस भी हालत में हो आज देश की नंबर 2 पार्टी है, तो खत्म हो जाएगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो घटती जाएगी। ये एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, और जब हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं तो एक रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी बन गया है। पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो गैर कांग्रेसी, जिन्होंने 13 बार, सबसे अधिक बार लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया है।